मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। फिर हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू किया हुआ है हमने। अगर आपको याद हो तो हमने इसके हवाले से जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम दो अप्रोचेस से टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। या तो हम इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू टेस्ट डेवलप करते हैं या डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हुए टेस्ट डेवलप करते हैं। अगर इंडक्टिव अप्रोच हो तो फिर हम न्यू फिनोमिनन जो एक्सप्लोर करना होता है उसके लिए फिनोमिनोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअल पॉपुलेशन में जाके हम जो है वो उसके लिए फिनोमिनोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का मेथड 1 बाय 1 प्रेफर करते हैं। और कुछ ऑथर्स ये भी कहते हैं कि उसके लिए फोकस ग्रुप भी किया जा सकता है और फिर हम आइटम जनरेशन उसकी बेसिस पे करते हैं। अदरवाइज हम डिडक्टिव अप्रोच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में से किसी क्राइटेरियन को फॉलो करते हुए हम जैसे डीएसएम के क्राइटेरियन में से अपनी आइटम डिराइव कर लें या हम किसी प्रीवियस लिटरेचर में से जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं वहाँ से हम अपनी जो आइटम्स हैं वो डिराइव कर लेते हैं। तो वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। हम 4 फेजेस की बात की थी कि नॉर्मली अगर हमने टेस्ट को किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना तो हम 4 फेजेस में वो टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम जनरेट करते हैं, फिर हम एक्सपर्ट वैलिडेशन करते हैं, फिर हम ट्राई आउट करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन जिसमें हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश करते हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसमें से आइटम सिलेक्शन, आइटम टेस्ट को डिफाइन करना, आइटम राइटिंग, ये आइटम कंटेंट, उसमें अप्रोचेस, हमारे रिस्पांस अल्टरनेटिव्स, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्केलिंग की बात करेंगे। फिर हम टेस्ट जो आइटम्स हमने डेवलप कर ली उनको फिर उनकी स्केलिंग किस तरह से करते हैं कि हमने रिस्पॉन्सेज किस तरह से लेने हैं और उनको फिर स्कोरिंग का मेथड तरतीब देना है वो कैसे होगा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केल्स हमारे जो हैं वो 3 किस्म के नॉर्मली जो गिने जाते हैं। थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि हमारे रैशनल स्केल्स होते हैं, एम्पिरिकल स्केल्स होते हैं और रैशनल एम्पिरिकल स्केल्स होते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने थ्योरेटिकल अप्रोचेज और ए थ्योरेटिकल अप्रोचेज की बात की थी। थ्योरेटिकल अप्रोच में हमारे पास बेसिस में एक थ्योरी मौजूद होती है, तो सेम बात जो है वो यहाँ पे हो रही है कि रैशनल स्केल में हम किसी इस्टेब्लिश्ड थ्योरी पे बेस करके स्केल जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास अगर थ्योरी वेल इस्टेब्लिश्ड हो, लॉजिकल हो, स्ट्रॉन्ग हो, पॉपुलर हो और वो लिटरेचर में हमारे जो लिटरेरी सर्कल है उसमें वो एक्सेप्टेड हो, तो उससे उसको बेस बना के जो टेस्ट जो स्केल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो उसके वैलिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हमारी वो थ्योरी वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है, जस्ट अभी थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई है और अभी उस पर कोई डिस्कशन जनरेट नहीं हुई लिटरेरी सर्कल्स में और उस पर अभी कोई जो उसकी रूट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई, लॉजिकल नहीं है इतनी ज़्यादा, तो फिर उसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि उस पर बेस करके जो स्केल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो उस हद तक वैलिड नहीं होगा जितना कि उसको होना चाहिए, क्योंकि जिसकी ग्राउंड्स ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस पर बनने वाली बिल्डिंग कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। एम्पिरिकल स्केल्स आपकी जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन किंग उसकी जो है वो होती है, हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं उसको बेस बना के फिर हम स्केल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर गलती के चांसेस कम होते हैं। और अगर हमारे पास दोनों सोर्सेज हों, हमारे पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी हो, जो काम हम कर रहे हैं स्केल कंस्ट्रक्शन जिस पे कर रहे हैं उसके हवाले से सपोर्टिंग थ्योरी भी हमें मिलती है, और अगर बहुत सारी थ्योरीज हैं तो उसमें से एक रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट थ्योरी जो कि उसको सपोर्ट कर रही है, और लिटरेचर में एम्पिरिकल वर्क भी जो है वो मौजूद है जिससे हम जो जिसकी बेसिस पे हम काम करें, तो दोनों को मिला के दोनों अप्रोचेस को हम इकट्ठे यूज़ करते हुए रैशनल एम्पिरिकल स्केल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसमें फिर हम दोनों अप्रोचेस के जो एडवांटेजेस हैं वो हासिल कर सकते हैं और एक
बेहतर बहुत सारे ऑथर्स के अकॉर्डिंग एक बेहतर अप्रोच वो कंसीडर की जाती है। हमारे स्केल्स की प्रॉपर्टीज़ हमें जो है वो पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ये हमने अपने रिसर्च में भी ये कॉन्सेप्ट्स आई होप पढ़े होंगे, आपको जो है वो सिलेबस में भी शायद इनका इंट्रोडक्शन शामिल होगा। हमें अपने स्केल के मैग्नीट्यूड के हवाले से, इंटरवल के हवाले से, वहाँ पे ज़ीरो की प्रेजेंस और एब्सेंस के हवाले से हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कुछ जगहों पे हमारे स्केल्स में क्वालिटी ऑफ मोरनेस एग्जिस्ट कर रही होती है। हम 1 2 3 4 5 को किसी रैंक की फॉर्म में देख रहे होते हैं। अगर वो मोरनेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो फिर वो मैग्नीट्यूड हम कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप जस्ट किसी एक को 1 नंबर दे देते हैं, किसी दूसरे को 2 नंबर दे देते हैं, किसी को 3 नंबर दे देते हैं अपने सैंपल में, आपने सपोज जेंडर को 1, जेंडर में मेल को 1 और फीमेल को 2 जो नॉर्मली हम करते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में हम नंबर्स अलॉट कर देते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को 1 कर दिया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को 2 कर दिया। तो ये जो हम नंबर्स अलॉट करते हैं, इसका अब ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज इन्फीरियर दैन द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बिकॉज हमने उसको 1 नंबर अलॉट किया है जॉइंट फैमिली सिस्टम को, तो 2 चूँकि ज़्यादा वेटेज रखता है, या हमने फर्स्ट इसको किया है तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज सुपीरियर दैन द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। तो ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रॉपर्टी क्वालिटी ऑफ मोरनेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो हमें फिर क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड इसमें है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इक्वल इंटरवल की बात अगर करें तो अभी मैं एक क्लास में एक एग्जांपल दे रहा था कि आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर पे जो ग्रेड्स लगे होते हैं उसमें आप जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी का, तो उसमें आपको जो स्केल नज़र आते हैं उसमें आपको इंटरवल, इक्वल इंटरवल नज़र आ रहा होता है। अब वो जो इक्वल इंटरवल वहाँ पे है 98 और 99 के दरमियान में कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, फिर 99 और 100 के दरमियान में कुछ छोटी छोटी आपको डिविजन्स नज़र आएंगी, सब डिविजन्स उसकी। तो आप वो जिसमें हम कहते हैं जी 98.6 टेम्परेचर, तो आप वो छोटी जो उसकी सब डिविजन्स हैं उसके साथ आप पॉइंट्स का जो है वो एस्टिमेट करते हैं, तो वो आपको इक्वल इंटरवल वहाँ पे नज़र आता है। हमारे जो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, हम यहाँ पे इक्वल इंटरवल नॉर्मली अज्यूम नहीं कर सकते। हमारे पास एक टेस्ट में भी और स्पेशली 2 टेस्ट के जब हम कंपैरिजन करें, किसी एक टेस्ट में अगर यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल दी गई है कि एक इंटरवल आपको 45 टू 50 का 5 का इंटरवल नज़र आ रहा है, अगर स्कोर 45 से 50 के दरमियान में होंगे तो ये 5 का इंटरवल है। एक दूसरे टेस्ट पे 110 और 115 के दरमियान में भी 5 का इंटरवल है। क्या ये सेम मीनिंग हमें दे रहे हैं दोनों इंटरवल? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर टेस्ट की मिनिमम मैक्सिमम स्कोर्स मुख्तलिफ होते हैं, उनमें एक इंटरवल जो होता है उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है, वो हमें क्या मीनिंग दे रही है वो डिफरेंट होती है हर टेस्ट के लिए। कुछ टेस्ट जो हैं उसमें मैक्सिमम स्कोर ही अगर 20 तक है, 1 से लेके 20 तक मैक्सिमम स्कोर उसमें आ सकता है, उसमें 5 का इंटरवल हमें कुछ और मीनिंग देगा। और अगर एक टेस्ट जिसका मिनिमम स्कोर स्टार्ट ही 20 से होता है, 20 से कम हम स्कोर देते ही नहीं है किसी को, फर्ज करें उसमें 0 की ऑप्शन है ही नहीं, 20 उसकी आइटम्स हैं और मिनिमम स्कोर हर आइटम का 1 हो सकता है, इसका मतलब मिनिमम स्कोर 20 है। अब एक टेस्ट जिसका मैक्सिमम स्कोर 20 था और दूसरा टेस्ट जिसका मिनिमम स्कोर 20 है और मैक्सिमम 150 तक जा सकता है, 160 तक जा सकता है, तो वहाँ पे 5 का इंटरवल वो मीनिंग नहीं दे रहा होगा जो पहले वाले टेस्ट में दे रहा था। हम इंटरवल को जो सेम एपरेंटली नज़र आ रहा होता है उसको हम सेम कंसिडर नहीं कर सकते, उसकी इंटरप्रिटेशन आल टुगेदर डिफरेंट होती है हमारे मुख्तलिफ टेस्ट में। हमारे जो स्केल्स होते हैं उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या वाकई मतलब ज़ीरो ही होता है? समटाइम्स अगर आपके स्केलिंग इस तरह से आपने की है कि आप एक आइटम पे 0 भी स्कोर देते हैं, आपने सपोज उसमें रेंज रखी है 0 1 2,
तीन जो ऑप्शंस हैं हर स्टेटमेंट की, और उसमें अगर एक ऑप्शन वो टिक करता है, फर्स्ट वाली ऑप्शन, तो आप 0 स्कोर करते हैं, दूसरे वाली टिक करता है पार्टिसिपेंट तो आप उसको 2 स्कोर देते हैं, और अगर थर्ड ऑप्शन टिक करता है तो आप उसको 2 स्कोर देते हैं। तो इसका मतलब एक आइटम पे मिनिमम स्कोर 0 आ सकता है, और अगर जितनी भी मैक्सिमम आइटम्स हैं सब पे वो पार्टिसिपेंट आपका 0 ही स्कोर करे, तो क्या अब ये 0 का मतलब एब्सोल्यूट 0 होगा? ऐसा साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज में, स्पेशली साइकोलॉजी में अमूमन पॉसिबल नहीं होता। हमारी वो ट्रेड्स, वो क्वालिटीज़, वो जो डिसऑर्डर्स जो भी हम मेजर कर रहे हैं, क्या वाकई वो एग्जिस्ट नहीं करता? अगर 0 है तो 0 का मतलब है कि वो क्वालिटी, वो ट्रेड, वो प्रॉब्लम वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो एब्सेंस है, ये बिल्कुल एग्जिस्ट ना करना, ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए एक बड़ी जनरल सी एग्जांपल दी जाती होती है, सादा सी समझने के लिए, कि किसी की हाइट आप कहें और कहें कि 0 हाइट है, तो ये हो नहीं सकता। हाइट है तो फिर उसमें कोई ना कोई हाइट होगी, वो 0 से बड़ी होगी, चाहे वो नज़र नहीं आती, चाहे वो माइक्रोस्कोप से देख के आपको पता चले कि इस मैटर की क्या हाइट है, ये जो चीज़ है इसकी कितनी हाइट है। लेकिन अगर हाइट एब्सोल्युटली 0 है, बिल्कुल 0 है, तो इसका मतलब वो फिर चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, फिर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कॉन्स्ट्रक्ट्स जिनको हम मेजर कर रहे हैं, वो किसी मेजरमेंट के दौरान हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो टैप नहीं हो पाते, वो हमारी उस रेंज में नहीं आते, वो मेजरमेंट में नहीं आते, और वो हमें जो है वो अपरेंटली 0 नज़र आते हैं, इवन देन उनकी एग्जिस्टेंस होती है। 4 किस्म के स्केल्स, आपने इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हम जो स्केलिंग करते हैं उसमें नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल में उनको हमने डिवाइड किया हुआ होता है। अगर आप सिंपली, जैसे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, आपने जो वेरिएबल्स हैं, अमूमन जो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, वो नॉमिनल स्केल पे आ रहे होते हैं। नॉमिनल स्केल में जस्ट आप कैटेगराइज करते हैं, उसमें रैंकिंग नहीं होती। आप अगर जो हमने एक जेंडर की एग्जांपल अभी डिस्कस की थी, हमने फैमिली सिस्टम की एग्जांपल डिस्कस की थी। आप एक फैमिली सिस्टम को नंबर 1 अलॉट करते हैं और दूसरे फैमिली सिस्टम को 2 अलॉट करते हैं, तो आप 1 और 2 जस्ट एक सिंबल्स हैं। आप 1, 2 की बजाय आप 5 और 6 भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, क्योंकि हमने नंबर्स अलॉट करने हैं अपने डाटा में। SPSS पे जब हमने एनालिसिस करना है तो वो वर्ड्स का एनालिसिस नहीं करके देगा हमें, वो फिगर्स का, डिजिट्स का, न्यूमेरिक्स का एनालिसिस करके देगा। उसको इंटरप्रेट फिर हम खुद करेंगे। अब जब आप नॉमिनल स्केल पे जो है वो चीज़ों को लेते हैं, वेरिएबल्स को लेते हैं, तो फिर हमें पता होता है कि ये जो नंबर्स हैं, इसकी वैल्यू अदर देन दैट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ एक सिंबल है। उसको याद रखने के लिए, एक कमांड देने के लिए SPSS को, इससे बढ़ के इन नंबर्स की कोई अहमियत नहीं है। ऑर्डिनल स्केल में उन नंबर्स की सिग्निफिकेंस होती है विद रेफरेंस टू द रैंकिंग। आप 1 अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कहते हैं, आप अगर क्लास में स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आप उनको कहें जी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो अब वो जो 1, 2, 3 या पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, अब ये 1, 2, 3 की एक रैंकिंग है, इसकी एक पोजीशन है। अब 1 इज सुपीरियर देन द 2, 2 इज सुपीरियर देन द 3। तो अब अगर आपने केजी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, एज इन ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो अब एज 2 इयर्स है, 6 इयर्स है, 9 इयर्स है, तो अब 9 जो है दैट इज ग्रेटर देन 6। अब वो हम पहले जो है वो फर्स्ट को ग्रेटर कह रहे थे सेकंड की कंपैरिजन में, और सेकंड को ग्रेटर कह रहे थे इन कंपैरिजन टू द 3। लेकिन एज में आपकी जो रैंकिंग है वो फिर दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगी कि आपकी जैसे जैसे डिजिट बढ़ेगा, वो आपकी क्वालिटी ऑफ मोरनेस उसी डायरेक्शन में आपकी शो होगी। तो ऑर्डिनल स्केल में फिर आपकी वो रैंकिंग आ जाती है, आप कंसिडर करते हैं, जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा रही होती है। वो जस्ट एक अलॉटमेंट ऑफ नंबर्स जो है वो फॉर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इंटरवल स्केल में हमारे पास जो है वो इंटरवल, जैसे अभी हम इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल्स होते हैं, और वो इंटरवल्स किस तरह से हम जो है वो लेते हैं, इक्वल होते हैं या नहीं होते, वो हम उसको
डिस्कस कर चुके हैं। वो इंटरवल जो हम बनाते हैं उसमें एक चीज़ हमारे जो ज़हन में होती है कि इंटरवल स्केल पे हम 0 की जो कैटेगराइजेशन है वो नहीं रखते, इसका स्कोर 1 से स्टार्ट होता है। ये एक एग्जांपल जैसे 1 to 100 की लिखी गई है, जरूरी नहीं मैक्सिमम 100 ही होगा, लेकिन बताया सिर्फ ये क्या है कि वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि रेशो स्केल में सेम इंटरवल उसी तरह से वही क्वालिटीज इंटरवल स्केल वाली होती हैं, लेकिन 0 एब्सोल्यूट कंसिडर किया जाता है। अब वो कहाँ पे एब्सोल्युटली 0 एग्जिस्ट कर सकता है, वो फिर हमें वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे किन वेरिएबल पे वो एग्जिस्ट कर सकता है। हम नॉर्मली जो है वो इंटरवल स्केल पे अपनी जो कैटेगराइजेशन है वो कर रहे होते हैं। हम रिस्पांस अल्टरनेटिव्स हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। हम जो है वो ट्रू फॉल्स जो है वो यस नो की फॉर्म में, लिकर्ट स्केल की फॉर्म में, बहुत सारे हम जो है वो फ्री रिस्पांस फॉर्मेट में रिस्पांसेस ले रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो है वो बहुत सारे केसेस में आपको लिकर्ट स्केल्स यूज होते हुए नजर आएंगे। लिकर्ट स्केल की ये एक एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है जो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम अचीवमेंट टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि एमसीक्यूज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसमें ज़्यादा उसको जो है वो पॉपुलर कंसीडर किया जाता है विद रेफरेंस टू अचीवमेंट टेस्ट। और हमारे पर्सनालिटी टेस्ट और बहुत सारी बाकी कैटेगरीज में हम लिकर्ट स्केल को ज़्यादा फोकियत देते हैं बाकी ऑप्शंस की बजाय। तो ये उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। अब हम जो स्केल हमने बना लिया, हमने आइटम्स जनरेट की, उनकी स्केलिंग कर ली, अब हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनके हवाले से हमें कुछ चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रखनी होती हैं। एक तो उसमें रिस्पॉन्स सेट होता है आपके पार्टिसिपेंट्स का, और एक उनका रिस्पॉन्स स्टाइल होता है। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं नॉर्मली वो जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं उनको हमें 3 पैरामीटर्स पे ज़रूर अंडर कंसिडरेशन रखना होता है विद रेफरेंस टू देयर रिस्पॉन्स सेट्स। एक होता है सोशल डिजायरेबिलिटी, सेकंड इज रैंडम रिस्पॉन्डिंग, एंड थर्ड इज डिसिमुलेशन। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को नोटिस करें, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में जो हमारे साथ लोग मिलते हैं, उनसे हमारी कन्वर्सेशन होती है, हम उनसे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट नहीं करना चाहता। वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी की वीक पॉइंट्स दूसरों को नहीं बताना चाहता, और स्पेशली वो वीक पॉइंट्स और वो पर्सनैलिटी की कमियां जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, या हमारे वो बिहेवियर्स या एक्शन जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, हम वो दूसरों के सामने नहीं बताते या उनको एडमिट नहीं करते। यही फिनोमिनन जो है वो पार्टिसिपेंट्स के माइंड में भी चल रहा होता है। जब आपकी स्टेटमेंट इस तरह की हो, कोई बात आपने इस तरह की पूछी हो, या आपने इस तरह की स्टेटमेंट पे कमेंट मांगा हो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, आप कहीं पे ड्रिंकिंग की बात करते हैं, कहीं पे आप जो है वो किसी ऐसे फिनोमिनन की जो हमारे रिलीजन के हवाले से वो गलत कंसिडर किया जाता है या हमारे कल्चर के हवाले से गलत कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप उस पर ओपिनियन अपने पार्टिसिपेंट्स की देखना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी जेन्युइन रिस्पांस नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम चंद उनमें से होंगे जो जेन्युइनली रिस्पॉन्ड कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फिर सोशली डिज़ायरेबल रिस्पांस देंगे जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। वो जो बुरी चीज़ सोसाइटी को लगती है या एक मज़हब में वो बुरी कंसिडर की जाती है, वो भी उसी को ज़हन में रखते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी जेन्युइन फीलिंग्स वो सामने नहीं आने देंगे। तो एक वो टेस्ट, जैसे हमने थ्योरेटिकल और ए थ्योरेटिकल अप्रोच की बात की थी, तो जितने आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट डेवलप करना, स्टेटमेंट राइट करना, आपकी जो आइटम राइटिंग है दैट इज़ एन आर्ट। वो एक फन है बनिस्बत के वो एक साइंस हो। साइंस में बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आप 2+2=4 करते हैं, तो ऐसा फिनोमिनन यहाँ पे नहीं होता कि आपने आइटम एक पकड़ी है और वो लिख दी है और हर जगह पे वो इसी तरह से लिखी जाएगी, हर बंदा उसको इसी अल्फाज से जब वो स्टेट करेगा। आप अगर उसमें माहिर हैं और आप लोगों की साइकी को समझते हैं, लोगों के रिस्पॉन्स सेट्स को और रिस्पॉन्स स्टाइल्स को समझते हैं, तो आप आइटम को इस अंदाज से स्टेट करेंगे कि वो ऑफेंसिव ना लगे और लोग उसको पढ़ के डिफेंसिव ना हो जाएं, उसका रिस्पॉन्स देने में
उनका कम से कम डिफेंसिव होना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं, किस अंदाज से आप बात पूछते हैं कि वो बात जो है वो उसका रिस्पांस लोग दें, तो वो आपके लिए वो रिस्पांस जो है वो डिफेंसिव रिस्पांस ना हो, वो जेन्युइन उनकी फीलिंग आपको जो है वो मिले। रैंडम रिस्पॉन्डिंग आपकी जो है वो उस वक्त हो रही होती है। जी किरण फातिमा, आप क्यों लाइनें लगा रहे हो भाई? ये कैलीग्राफी आपने इसी लेक्चर के दौरान करनी है सारी? और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, कोई सॉरी, कंप्यूटर वो पे कोई एप्लीकेशन गलती से हाथ लग पेज गया नहीं था है? सर, वो गलती से हाथ लग गया था। 2 दफ़ा तो गलती नहीं होनी चाहिए, एक दफ़ा लग गया था तो दूसरी दफ़ा क्यों लग गया? चलिए, तो दूसरा फिनोमिनन जो है वो हमारे पास रैंडम रिस्पॉन्डिंग का होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी सोशल लाइफ में मसरूफ़ हैं, आप उनके पास जाते हैं, आपने स्केल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, आइटम्स आपने जो है वो जनरेट की हुई हैं, आप उसका कंस्ट्रक्शन का टेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए गए हैं, चाहे आप पायलट टेस्टिंग के लिए गए हैं या फाइनल डाटा देने गए हैं, या इवन टेस्ट डेवलप होने के बाद भी जब भी टेस्ट आप एडमिनिस्टर करते हैं किसी रिसर्च पर्पस के लिए भी, तो आप लोगों से उनकी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट हम साइन करवाते हैं। हम पूछते हैं कि जी आप इस हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, आप उसकी अहमियत भी बताते हैं, आप उसकी सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन, फ्यूचर की, वो सारा उनको आप गाइड करते हैं और फिर पूछते हैं कि जी क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप जो वॉलंटरली आपके वो स्टडी का हिस्सा बनना चाहता है वो कॉन्सेंट दे देता है और आप उससे क्वेश्चनर फिल करवा लेते हैं, तो मोस्टली आपको एक्चुअल जेन्युइन रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हों, आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाएं, तो क्या होता है कि नॉर्मली टीचर्स उन स्टूडेंट्स को कह देंगे कि जी ये साहब आए हैं या ये साहिबा आई हैं, तो इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट करनी है, आप इनके साथ कोऑपरेट करें। या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई एक अथॉरिटी फिगर अपने एम्प्लॉइज़ को कह देते हैं कि जी इनको इनकी स्टडी में आप इनके साथ कोऑपरेट करें। अब होता क्या है कि अब वो मजबूरन या कर्टसी में वो स्टूडेंट्स या एम्प्लॉइज़ उस जगह पे बैठ जाएंगे, आप उनसे क्वेश्चनर फिल करवाएंगे। अब वो अपनी खुशी से नहीं बैठे होंगे, आप उनसे वो कॉन्सेंट लेंगे, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट साइन भी इवन करवा लेंगे। इवन देन वो इंटरनली वो खुश नहीं होंगे ये काम करके। तो वो जो लोग खुश नहीं होंगे वो कर्टसी में बैठे होंगे या मजबूरन बैठे होंगे, वो नॉर्मली रैंडम रिस्पॉन्डिंग करेंगे। फिर वो बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे कि स्टेटमेंट क्या है, जस्ट जहाँ पे उनका दिल करेगा उस पर टिक लगाते जाएंगे। तो स्पेशली टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हुए, टेस्ट डेवलपमेंट में हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आपका टेस्ट ग्रुप में भी एडमिनिस्टर होने वाला है, इवन देन हम बहुत बड़े ग्रुप पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करके डाटा नहीं लेते, क्योंकि हमारी सारी स्टडी जो है वो आपके डाटा पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपके डाटा में सोशल डिजायरेबिलिटी है, रैंडम रिस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्चुअल ट्रेंड आप जो मेजर करना चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला। आपको तो चांस बाई चांस जो चीज़ें आ रही थी वो बाई चांस जहाँ पे टिक लग गया वो रिस्पॉन्स आपको मिल गया। हमें तो एक्चुअल ट्रेंड चाहिए था उस पॉपुलेशन का, उस सैंपल का। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम 10 से 15 का ग्रुप, उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह पे बिठा के आप उनसे वो क्वेश्चनर अपने फिल ना करवाएं। अगर मजबूरी हो, कुछ जगह ऐसी हैं कि आप को सैंपल बड़ी मुश्किल से अवेलेबल है और आपको एक बड़े ग्रुप के साथ काम करना पड़ रहा है, उससे छोटा जो है वो फिजिबल नहीं है, वो अलाउ नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहते हैं जी इसी 1 घंटे में कितने लोग अवेलेबल हैं, सबसे आप डाटा कलेक्ट करके तो इसी 1 घंटे में आप फ्री कर दें। तो फिर इस सूरत में जब आपको पहले से ये पता होता है कि एक लार्ज सैंपल से आपने डील करना है, तो आप अपने साथ कुछ फैसिलिटेटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। कोई एक्सपर्ट्स आपके साथ ऐसे हों जो आपको फैसिलिटेट करें उस दौरान जब आप क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं, तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको ऑब्जर्व करते रहें, वो उनके अंदर जो है वो मूव करें, वो ये देखें कि उन्होंने हर आइटम जो है उसको टिक कर दिया है, कोई आइटम
जो है वो अनआंसर्ड ना रह गई हो, अगर वो फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चनेयर नहीं किया, इवन देन हम कोशिश करते हैं कि वो सारे का सारा फिल हो, क्योंकि वो उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हमने चेक करनी है, हमने फैक्टर एनालिसिस करना है इसका। तो वो हमारा काम जितना वो परफेक्ट करके देंगे, डाटा कलेक्शन होगी हमारी, उतना ही अच्छे हमारे बाकी जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं वो रन हो सकेंगे। दूसरा वो ये देखते हैं आपके फैसिलिटेटर्स के कोई रैंडम रिस्पॉन्डिंग ना कर रहा हो। उस वक्त उनका पेंसिल पकड़ने का अंदाज, उनका टिक करने का अंदाज और उनका मोटिवेशन, उनकी स्पैन ऑफ अटेंशन, वो सारा कुछ जो है वो उसी मौके पे आपको नज़र आ जाता है कि वो बददिली से, बदिल नखास्ता ये टेस्ट फिल कर रहे हैं या सही से कर रहे हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि वो टेस्ट सही फिल नहीं कर रहे, तो हम उन क्वेश्चनियर्स पे कोई ना कोई निशान लगा देते हैं बड़े गैर महसूस तरीके से, कि उनको पता भी ना चले। क्योंकि वो अगर आप उनको ये कह देंगे कि आप सही नहीं कर रहे, या आप उनको टोकेंगे, या आप उसको ये बता के निशान लगाएंगे कि ये आपने गलत फिल किया है, तो वो थोड़ा सा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और हम किसी भी किस्म की एम्बैरेसिंग और अनएथिकल प्रैक्टिस भी नहीं करते, और एम्बैरेस भी किसी को नहीं करते, ना होने देते हैं। तो हम उनको जस्ट निशान लगा लेते हैं और उसको डाटा को हम डिस्कार्ड कर देते हैं बाद में, क्योंकि वो रैंडमली रिस्पॉन्डेड क्वेश्चनेयर्स हमारे किसी काम के नहीं होते। इवन आपके पास जब डाटा आ जाता है, फिर भी हमें बाद नजर आता है कि कोई एक फॉर्म, एक आध फॉर्म ऐसा है जिसपे एक पेज पे आपको एक ही लाइन में सारे टिक लगे हुए मिल रहे हैं, दूसरे फॉर्म में, दूसरे पेज पे, दूसरी लाइन में एक पूरे कॉलम में उन्होंने एग्री पे टिक किया हुआ है, दूसरे पेज पे एक पूरे कॉलम में डिसएग्री पे टिक किया हुआ है। इसका मतलब उसने सोचा समझा कुछ नहीं, वैसे ही बस टिक लगा के तो आपको क्वेश्चनेयर थमा दिया। तो अब उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसको उसमें शामिल ना करें। तो रैंडम रिस्पॉन्डिंग हमें जो है वो हर हवाले से चेक करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमुलेशन हमें जो है वो देखने को मिलती है, समटाइम्स ये फेकिंग गुड की फॉर्म में और समटाइम्स फेकिंग बैड की फॉर्म में ये हमें मिलती है। नॉर्मली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, आपने कुछ एम्प्लॉइज़ को हायर करना है, उनकी प्रमोशन करनी है, कोई ऐसे डिसीजंस उनकी जॉब के हवाले से लेने हैं। हमने वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की जैसे बात की थी कि आप प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अपने टेस्ट की इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया है। अब आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं जिन पे आप वो टेस्ट कर रहे हैं, उनको तो ये नहीं पता होगा ना कि आप जस्ट अपने टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने तो ये सोचना है कि इस टेस्ट की बेसिस पे हमारे लिए डिसीजन लिया जाना है, तो वो उसमें अपने आप को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर अपनी पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो लोग अपने जेन्युइन चीज़ें, अपनी कमियां, अपनी पर्सनैलिटी की लूप होल्स को छुपाते हैं और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट, एग्जैजरेट करके बयान करते हैं, तो दैट इज़ फेकिंग गुड। ये हमें इसको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए कि पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली जब कुछ पूछा जाता है, उनसे कोई उनकी क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं, तो वो हमेशा अपनी क्वालिटीज़ को बड़े बेहतर अंदाज से बताते हैं, बहुत ज़्यादा बताते हैं, और अपनी वीक पॉइंट्स को बहुत कम या उनको इतना सेंसिटाइज होके बताते हैं कि वो उनके वीक पॉइंट्स लगते ही नहीं हैं। इसी तरह से जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स या हमारे क्लाइंट्स, उनका बाज़-औक़ात ख्याल ये होता है कि अगर हम अपनी बीमारी और बीमारी की सिम्टम्स, अपनी हालत को ज़्यादा वर्स बताएंगे, ज़्यादा ख़राब हालत शो करेंगे अपने थेरेपिस्ट के सामने, तो ये ज़्यादा केयरफुली हमारी बात सुनेंगे, ये ज़्यादा हमें अहमियत देंगे, सिंपैथी जो है वो इनकी हमारे साथ अटैच होगी, और ये हमारे लिए कोई बेहतर थेरेपी, बेहतर इंटरवेंशन और मेहनत से हमारे साथ काम करें। अगर हमने जस्ट इतना बता दिया कि जी बस मुझे ये मसला होता है थोड़ा सा, तो उनका ये ख्याल होता है कि थेरेपिस्ट उनकी बात को सीरियस नहीं लेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स में ये टेंडेंसी पाई जाती है, वो एग्जैजरेट करके बताते हैं। इस फिनोमिनन को हम फेकिंग बैड कहते हैं। ये हमारी क्लिनिकल विजडम, ये हमारी जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फेकिंग गुड या फेकिंग बैड तो नहीं हो रही, और उसका असर किस हद तक हो सकता है, उसको हम डिस्कशन में उन सारी चीज़ों को ला सकते हैं। उसके बाद ये दो किस्म के रिस्पॉन्स स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। हम जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हर बात से एग्री करने के आदी होते हैं।
कोई भी एक ग्रुप में अगर डिस्कशन चल रही है तो उसमें कोई एक ऐसा बंदा आपको कभी ना कभी नजर आ जाएगा जो हर एक बंदे से एग्री करता है। एक इंसान ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो उसको कह रहा है हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी ने बिल्कुल उससे अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो उससे भी एग्री कर रहा है हाँ जी आप भी ठीक है। तो ये जो एग्रीएबलनेस है बहुत ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ द वे, और हर एक से एग्री कर लेने की जो क्वालिटी होती है, स्टाइल होता है लोगों का, इसमें हम एक्वाइसेंस कहते हैं। और दूसरी जो उसके अपोजिट होती है दैट इज़ क्रिटिकलनेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी एक्सपीरियंस आप करेंगे कि ऐसे लोग सोसाइटी में होते हैं जो हर बात की खाल उतारने के आदी होते हैं, हर एक बात में कोई नेगेटिविटी ढूंढते हैं या ओवर थिंकिंग उनमें होती है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं भी ढूंढते तो उसको बहुत बारीकी से सोचते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, ऑब्जेक्शंस उनके होते हैं। बाद लोगों के बात करने का अंदाज जो है वो हमें बता देता है कि ये क्रिटिकलनेस इनमें ज़्यादा है। तो हम अगर टेस्ट के साथ इंटरव्यू भी कर रहे हैं या थोड़ी सी कन्वर्सेशन हमारी है उस पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उनके रिस्पॉन्सेज से। और स्पेशली जब हमारे पास फ्री रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है तो उसमें तो ये बड़ा जो है वो आसानी से पता चल जाता है कि ये रिस्पॉन्स स्टाइल तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा। अगर किसी एक का कोई एक्वाइसेंस या क्रिटिकलनेस का रिस्पॉन्स स्टाइल है तो वो उसका जो पूरे क्वेश्चनेयर पे रिस्पॉन्सेज हैं वो बाकी डाटा के साथ नॉर्मली मैच नहीं कर रहे होंगे, उनकी कंसिस्टेंसी उनके साथ जो है वो नहीं आ रही होगी, वो आउटलायर्स के तौर पे आपको नजर आएंगे पूरे डाटा में। वो हमें अंडर कंसिडरेशन रखना होता है कि किसी के खास स्टाइल की वजह से कोई एक आध परफॉर्मा जो है उसके साथ हमारा पूरा डाटा, उसके रिजल्ट्स खराब ना हो। देन हम टेस्ट अपना जो है जी उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसके नॉर्म्स डेवलप करते हैं। नॉर्म्स और उसके बाद वाला पोर्शन जो होगा जिसमें हम मैनुअल राइटिंग करेंगे, हम जो है वो उसकी रिवीजन की बात करेंगे। ये सारा कुछ हम नॉर्मली जब हम टेस्ट को कमर्शियल यूज़ के लिए बना रहे होते हैं या कमर्शियली उसको यूज़ करना होता है तो ये फिर हमारे लिए ज़रूरी होता है। उससे पहले हम इस स्टेप तक स्टैंडर्डाइज करने तक, जिसमें हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यहाँ तक हमारा एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है जो कि आप उसको पब्लिश करवाएं और वो आपकी परमिशन से आम पब्लिक उसको फिर यूज़ कर सकती है। अगर आपने उसको कमर्शियली यूज़ करना है तो फिर उसके नॉर्म्स और उसके अगले स्टेप्स जो हम बाद में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो भी हमने करने होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में सिंपली हम ये कहते हैं कि जी दिस इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स। आपने ये इस्टेब्लिश करनी होती है आप टेस्ट को किन लोगों पे एडमिनिस्टर करेंगे, इन लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, कितना उनको टाइम दिया जाएगा, किस तरह का माहौल होना चाहिए, उस टेस्ट को कब और कैसे दोबारा आपने कलेक्ट बैक करना है, अगर उसमें कोई गैप्स रखने हैं, कोई ब्रेक्स रखनी है, एक टेस्ट अगर लंबा है तो ब्रेक कितनी और कितनी लंबी होगी और किस तरह से होगी, पार्टिसिपेंट्स को आप आखिर में क्या डीब्रीफ करेंगे, आप जो है वो अपना टेस्ट वापस लेके उसको कैसे स्कोर और इंटरप्रेट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप आप सारी की सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट मेंशन करते हैं, बताते हैं। वो प्रोसीजर जिससे आपने उसको गुजारा होता है स्टैंडर्डाइज करते हुए वो सारा फिर आप डिटेल में बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इसको इसी तरह से किया जाएगा। उसमें पर्टिकुलरली उस टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और नॉर्मली हम वो क्वेश्चनर के ऊपर लिख देते हैं ताकि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे। उन इंस्ट्रक्शंस को हम वर्ड टू वर्ड उसी तरह से फिर हर जगह पे यूज़ करते हैं, उसमें एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं करते हम अपने तौर पे। और इसमें जो है वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ फिर हम इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी की किस टेस्ट के लिए कौन सी टाइप यूज़ करनी है और वैलिडिटी की कौन सी टाइप किस टेस्ट के लिए यूज़ करनी है, ये हम ये चैप्टर्स पढ़ते हुए डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारी जो टेस्ट हैं उनके लिए हम हर तरह की टाइप ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कुछ टाइप्स हमने ऐसी की थी डिस्कस की थी कि जिनके लिए स्पेसिफिकली वही टाइप ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यूज़ हो सकती है, बाकी हम नहीं कर सकते। नॉर्मली हम जैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी है, क्रॉनबैक अल्फा रिलायबिलिटी में, या फैक्टोरियल वैलिडिटी जो फैक्टर एनालिसिस ज़ाहिर है हम जब नया फिनोमिनन एक्सप्लोर कर रहे हैं, EFA हम सब में ही कर रहे होते हैं, तो उसे फैक्टर इंटर फैक्टर कोरिलेशन भी हम डिटरमिन कर लेते हैं, वो उसकी फैक्टोरियल वैलिडिटी इंडिकेट कर रहा होता है। एक्सपर्ट वैलिडेशन हम हर टेस्ट में ही कर लेते हैं, वो प्रोसेस जो है वो सब में हो जाता है। तो हमने जैसे स्पीड टेस्ट की बात की थी कि वो स्पीड टेस्ट जो है आपको उसके लिए दो मेथड्स हमने टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी डिस्कस किया था, एक क्वार्टर्स मेथड हमने डिस्कस किया था कि इसके अलावा हम जो है बाकी
टाइप्स उसमें यूज़ नहीं करते, स्पेशली उसमें स्प्लिट हाफ तो कभी भी यूज़ नहीं हो सकती। तो ये हमें उस टेस्ट की नेचर के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इसके लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस आप जब कर लेते हैं, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं, ये टेस्ट आपके लिए यूजेबल टेस्ट बन गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसको आप पब्लिश करवाएं, इसको आम पब्लिक के लिए ओपन किया जा सकता है। अगर उसको कमर्शियली यूज़ करना है तो फिर ये स्टेप 4 और उससे आगे वाले स्टेप्स हम ये अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर मैं ऑफ कर रहा हूँ। अप टिल नाउ एनी क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी, कोई सजेशन, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी फजल, फजल आपको आवाज़ आ रही मेरी? आर यू देयर? फजल हमें ज्वाइन करके तो खुद कहीं बिजी हो गया। जी आर, वेयर इज जी आर? जी सर, जी सर। आप क्वेश्चन पूछें, बाकी सारी क्लास के भी आप पे, आप और कोई नहीं पूछ रहा तो आप मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे। क्वेश्चन? जाहिर है आप कोई क्लास में से और नहीं पूछेगा तो फिर आपने तो रिप्रेजेंट तो करना है ना क्लास को। जी सर, रिप्रेजेंटेटिव करना का है। यही काम होता है। सर हम सिर्फ मतलब वो मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, टेस्ट कंस्ट्रक्ट के और ये आइटम एनालिसिस वगैरह सब कुछ। सर हम कुछ मतलब हम बनाएं अगर कोई टेस्ट या कुछ ऐसी आइटम्स अगर बना सके ताकि हमें पता चले कि राइट कैसे करते हैं। जी ऐसे बिल्कुल, पढ़ते तो हैं आपने थ्योरेटिकली तो। जी हम पहले प्रैक्टिकल बैकग्राउंड ही इसकी बनाते हैं आपकी, उसके बाद आप टेस्ट डेवलप करेंगे, आइटम्स राइट करेंगे। ये सेमेस्टर है, इसके बाद एक और सेमेस्टर आ रहा है जिसमें अभी हमने जी ये सर, सारा टेस्टिंग का कुछ है। प्रैक्टिकली करना है। और आई विल ट्राई कि ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन हम ये इसका ये सारा तो आपके पास हैंडआउट्स हैं हमारे सिलेबस में चीज़ें ये करके, तो इसके बाद एक डेमोस्ट्रेटिव एक लेक्चर जो है उसमें एक रख लें जिसमें कोई टेस्ट डेवलप करने का प्रोसीजर आपसे जो है वो वर्कशॉप टाइप हो जाए, या एक टेस्ट जो हमने कोई डेवलप किया हुआ है उसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि हमने कैसे कैसे किया। तो वो एक आपकी जो है वो डिटेल्ड एग्जांपल्स उसमें आ जाएंगी, तो आपकी थोड़ा सा